मंत्र। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 2। क्या पढ़ेंगे? सेट 2 क्लास किसका होगा? 11th का होगा। कल हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर चुके थे आर्ट्स वाले के लिए। किसके लिए? आर्ट्स वाले के लिए है भाई। ये आर्ट्स वाले के लिए हिंदी सब्जेक्ट है, कोर हिंदी कोर है। ठीक है, हम लोग कल सेट हिंदी कोर का सेट 1 हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेट 2 कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 11th वाले के लिए। किसके लिए? क्लास 11th वाले के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्लास 11th वाले के लिए है। कल हम लोग सेट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग सेट 2 पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग सेट 2 जैसे सेट 1 आसानी से कर लिए थे, उसी तरह इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत वीडियो आपको देखते देखते सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ये क्लास 11th वाले के लिए है। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी कोर। हिंदी कोर का ये पहला दूसरा सेट है। ठीक है, 2 सेट हिंदी कोर में है, 2 सेट हिंदी इलेक्टिव में है। तो कल उसको हम लोग दोनों सेट एक ही साथ कर लेंगे। जो आपका कितना नंबर का होगा? 40 नंबर का होगा। समय के आपके पास 1.5 घंटे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। उसी तरह जैसे सेट 1 में क्वेश्चन बहुत आसान था, उसी तरह इसमें भी सेट 2 में भी क्वेश्चन बहुत आसान दे रखा है। आपको वीडियो देखते देखते पूरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसलिए आपको एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इसको ऑन कर लें, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपके बोर्ड एग्जाम का पूरा तैयारी आप कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, गद्यांश है यानी कि पैसेज है। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 से 4 के लिए गद्यांश को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 से कितना तक के लिए? 4 तक के लिए गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या दिया? महानगरों में जो सभ्यता फैली है, गद्यांश दिखेगा, महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए, मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं होती। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। दफ्तर, ड्रामों, बसों, रेलों, सिनेमा घरों, सभाओं और कारखानों में आदमी हर समय भीड़ में रहता है, मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला होता है। मनुष्यता के लिए जरूरी मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे वे अब लापता होते जा रहे हैं। ठीक है, तो देश के बीच की पारस्परिक दूरी अब घट गई है, किंतु आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये पैसेज है। अब इसी से आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन इसी से करना है। इसी में आपका चारों क्वेश्चन का जो है आंसर छुपा हुआ है, तो आपको खोज के निकालना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि महानगरों की सभ्यता का हृदयहीन क्यों हो गया? महानगरों की सभ्यता का हृदयहीन क्यों हो गया है? क्यों हो गया है? इसका क्या पहला क्वेश्चन है? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के कारण, माया, ममता और सहानुभूति के भाव के कारण, देश के बीच का पारस्परिक दूरी के कारण, या मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानवीय संबंधों में हार्दिकता के एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं? तो मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं? तो हो जाएगा इसका सहानुभूति। क्या हो रहा है? इसका खत्म होते जा रहा है मनुष्य के अंदर, यानी कि आदमी के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। कहते सामाजिक परंपरा, मिलन के अवसर, महानगरों की सभ्यता या शहरों में बढ़ता भीड़। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानगरों की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हृदयहीन का क्या अर्थ है? हृदयहीन का क्या अर्थ होता है? वो क्या होता है? निष्ठुर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हृदयहीन का क्या अर्थ होता है? वो निष्ठुर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 के लिए हमको ये पोएम पढ़ना होगा, यानी कविता पढ़ना होगा कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से कहाँ तक 8 तक के क्वेश्चन बचने से सॉल्व हो जाएगा। सही विकल्प देखिए क्या दिया है। वो वसुधा के रहने वालों, रहो सर्वदा प्यार से, नाम अलग है देश देश के पर, वसुंधरा एक है। फल फूलों के रूप अलग पर भूमि उर्वरा एक है। धरा बांट कर हृदय न बांटो, दूर रहो संसार से, कभी न सोचो तुम अनाथ एकाकी या निष्प्राण रे। देखिए क्वेश्चन क्या, धरतीवासियों से कभी क्या कह रहे हैं? धरतीवासियों से क्या कभी कह रहे हैं कि सदा क्या करें? प्यार से रहो, यानी कि सब कोई मिलजुल के सदा प्यार से रहो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया बी। चलिए 6 धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहे हैं? खेत खिलानों को, घर द्वार को, हृदय को, फल फूलों को। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं लोग। ठीक है, देखते नहीं एक ही घर में सब अलग अलग रहने लगा, सबको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, एक दिन 2 भाई तो अलग हो गया, सब माँ बाप सब अलग कर देता है। तो क्या बना? हृदय को सब क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है मनुष्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है? प्यार से, संहार से, या धरती से, या मनुष्य से? तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, संहार से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में क्या था? अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? अनाथ, अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ओ। ठीक है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए खंड ख में हम लोग आ गए हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत या संचारक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, स्रोत या संचारक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन जनसंचार, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, रिपोर्टर या रिमाइंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा बी, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? गुटेनबर्ग। किसको? गुटेनबर्ग को है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई? टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट 1984 में। ठीक है, तो भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें तो 23 दिया ही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 23 होना चाहिए। यहाँ पे भाषा तो 22 बोला जाता है भारत में, लेकिन इसका रेडियो बोला आकाशवाणी की कितनी भाषाओं का, इसका आंसर हो जाएगा 23 है। ठीक है, 23 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है 14 समाचार पत्र, इंटरनेट, किताब या टेलीविजन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आज भी आ गया, कल भी आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? नीरस, व्यापक, या मनोरंजक, या संकुचित। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मनोरंजक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मनोरंजन का अभाव, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, या प्रामाणिकता का अभाव, या वितरण का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ठीक है, तो आलेख एक विधा है, आलेख एक विधा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आलेख एक विधा है, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते जा रहा है। आलेख एक विधा है गद्य लेखन की, लघु कथा की लेखन की, रिपोर्ट लेखन की, या पद्य लेखन की। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा गद्य लेखन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गद्य लेखन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, संदेश की भाषा का चयन करना, प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया फीडबैक, या संचार प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा। तो 18 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ठीक है, चलिए खंड हम लोग गोवा में आ गए, पाठ्य पुस्तक, अब हम लोग बुक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए क्या लिखा है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है, मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। 19 नंबर क्वेश्चन, ये जो पोएम है ये क्या है, किसका है? वे आंखें की। किसका है? वे आंखें। आप निकालेंगे किताब में वे आंखें तो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये किसने लिखा? तो लेखक का नाम है, लेखक जो है इनके हैं
सुमित्रानंद पंत है, ठीक है, सुमित्रानंद पंत ने ये लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बे आंखें, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किन आंखों से कवि को डर लगता है, जमींदार की आंखों से, साहूकार की आंखों से, चौकीदार की आंखों से, या चिर शोषित किसान की आंखों से। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो चिर शोषित किसान की आंखों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है, निर्वता, दैन्यता, अंधेरी गुफा या दुख। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंधेरी गुफा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन के दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है, दारुण दैन्य दुख, देखिए दो तीनों दो से आ रहा है, दारुण दैन्य दुख। तो ये उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश या अनुप्रास, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है, ठीक है। कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है, कृष्ण काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य या संत काव्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान श्रेय से संत काव्य का ही होता है, तो ये ज्ञान श्रेय भी अगर भी रहेगा ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे कबीर की जो धारा है वो ज्ञान श्रेय भी होता है, ज्ञान श्रेय, ठीक है, ज्ञान श्रेय। ज्ञान श्रेय, और ये होता है संत काव्य, इसी को संत काव्य बोला जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 23 का डी संत काव्य, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन सा फल की प्राप्ति का कामना व्यक्त की है, पुण्य फल, मोक्ष फल, आनंद फल, कर्म फल। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा आनंद फल, यानी कि सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं, न्यात मीरा को क्या कर, कुलनासी, वृंदावासी, गंगा काशी या देवदासी। 26 का जो आंसर हो जाएगा एक कुलनासी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। घर की याद कविता के आधार पर बताए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कार्यालय में, जेल में, घर में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 27 का हो जाएगा जेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 का सही विकल्प का चयन कीजिए। कि देखिए गद्यांश को पढ़िए, क्या दिया है कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे, पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करता थे, ठीक है, जाया करते थे। ये नमक का दरोगा, देखिए नमक का दरोगा किसने लिखा था, प्रेमचंद ने, ठीक है, किसने लिखा था, प्रेमचंद ने।
ये प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखे थे और इसका नाम यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन कौन बताए थे, इसका नाम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई डे एक प्रेमचंद। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर प्रदत्त प्रस्तुत किसे कहा गया? ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया? पटवारी, दरोगा, वकील, नमक। जिसका ऑप्शन नंबर ई जाएगा डी नमक को। ठीक है, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ? भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ, लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होने लगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, लोग धर्म परिवर्तन करने लगे। 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अधिकारियों को पो 12 थे। यहाँ पो 12 का क्या अर्थ है? नुकसान होना, लाभ ही लाभ होना, प्रसिद्धि मिलना या सम्मानित होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लाभ ही लाभ होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प को चयन करें। निम्नलिखित हम हसमत रचना किसकी है? हम हसमत रचना जो है वो किसकी है? कृष्ण सोबती, मन्नू भंडारी या अक महादेवी, निर्मला पुतुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर कृष्णा सोबती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेखिका मियां निसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? पाक कला सीखने, संगीत कला सीखने, रोजगार मांगने या साक्षात्कार लेने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का डी नंबर साक्षात्कार लेने। ठीक है, सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। 34 का ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? ये हो जाएगा सोने की कीड़ा, पंथेरी पंजाल। यानी ये बंगाली फिल्म है। ये कहाँ शूटिंग हुआ था? पंथेरी पंजाल, जो कि ये फिल्म का नाम है पंथेरी पंजाल। और इसको बनाने में कितना लगा था? 2.5 साल लगा था। ठीक है, और ये किया कौन थे? सत्यजीत राय, जो भी यहाँ पे बताया क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में था। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 36 का जो है, पंडित ओलोपीदीन किस कहानी का पात्र है? ठीक है, दूध का दाम, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा या ईदगाह। तो 36 का हो जाएगा बी नंबर नमक का दरोगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार, अनुपम मिश्रा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अनुपम मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? बसोली, खड़िया, चेजारो या बाड़मेर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी चेंजारो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 39। देखिए राजस्थान की रेत की विशेषता क्या है? रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे को में चिपकते नहीं है, रेत के कण अलग अलग होते रहते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त डी यानी कि उपरोक्त सभी होगा। इसमें रेत के कण बहुत बारीकी से होते हैं, रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं है, रेत के कण अलग अलग रहते हैं। ठीक है, राजस्थान की रेत की ये विशेषताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी वहाँ पे होता है। देखिए आगे क्वेश्चन है 40 नंबर की, चेल मांझी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? चेल मांझी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? वो तो बर्तन का क्या होता है, वो अपना हेलमेट बनाते हैं, टोपी बना लेता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बर्तन की टोपी से। ठीक है, इसलिए आपका सेट 2 हिंदी क्लास 11 का जो था हिंदी कोड 2, आपका सेट 2 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेट 2 क्या क्लास 11 आर्ट्स वाले के लिए। ठीक है, आपका 2 खत्म हो गया। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।